बहुत शुक्रिया साथियों, आप तमाम साथियों का दिल्ली विश्वविद्यालय की धरती पर इस्तकबाल है। हम सब लोग आप सबका स्वागत करते हैं। साथियों, इस देश में जब संविधान की भावना के खिलाफ काम हो रहा हो, जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जब इस देश को तोड़ने की साजिशें हो रही हो, तब ऐसे दौर में कम्युनिस्टों का और खास करके छात्रों की जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं और आप ये जिम्मेदारी आज निभा रहे हैं। इस सब के लिए आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज जब हम लोग यहाँ पर अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें ये जानने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ सवाल उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि इस देश का हुक्मरान बहुत लंबे समय से इस फिराक में है कि जो कुछ है उसे बेच दिया जाए, तमाम रिसोर्सेज को बेच दिया जाए और इस कड़ी में उसने शिक्षा को अब चुन लिया है। पहले तमाम रिसोर्सेज को बेचा गया और अब शिक्षा उसके निशाने पर है और लगातार बेचा जा रहा है और नई शिक्षा की नीति उसी का एक हिस्सा है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया और उसकी जगह कुकुर मुत्तों की तरह हम लोग देखा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए गए। आप याद कीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किस तरीके से फंडिंग को रोका गया। आपका जो बजट का टारगेट था उसको रिड्यूस कर दिया गया और आज धीरे धीरे कहा जा रहा है, तमाम तरीके के जजेस से लेकर के मंत्रालय के लोग कह रहे हैं कि अब हमें जो है इस रेगुड़ी कल्चर को बंद करना पड़ेगा और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें लगता है कि पब्लिक फंडेड एजुकेशन, पब्लिक को जो पैसा दिया जा रहा है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो चीजें खर्च की जा रही है, उन्हें वो रेगड़ी लगती है और इसीलिए ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि ये रेगड़ी नहीं, हमारे पुरखों का कमाया हुआ पैसा है जो हमें आज आप अपनी जेब से नहीं, हमें अपने तरीके से लेना पड़ रहा है आपसे और आप उसमें डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेवड़ियां नहीं है, हमारे मेहनत का पैसा है, हमारे खून पैसा पसीने की कमाई है जिसे आप अपने चंद पूंजीपति दोस्तों को देने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद कीजिए, हमारे साथी ने एक बात कही थी कर्नाटक के जो सिलेबस से है, दरअसल ये पूरे एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा यही है। वो पूरी नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हमारे शिक्षण संस्थानों को बुलबुल बना देने की कोशिश चल रही है कि शिक्षण संस्थान एक जगह से उड़ करके बुलबुल की तरह हवा में गायब हो जाए और कुछ प्राइवेट संस्थान बाद में आ जाए। ये शिक्षा का जो बुलबुलीकरण है ना, इसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। शिक्षा का ये बुलबुलीकरण हमें आने वाले दिनों में अंधकार की तरफ धकेल देगा और जिस तरीके का स्थिति है आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश का मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, खास करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इन पूरे के पूरे संस्थानों से बाहर हो जाएगा। जिस तरीके से प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, दिल्ली से कुछ जो है किलोमीटर दूरी पर एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है अशोका विश्वविद्यालय, आप जान करके हैरान होंगे कि बीए की सामान्य बीए की फीस जो है 14 लाख से लेकर के 21 लाख के बीच में है। आप सोचिए कि जब दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी या जेएनयू जैसे संस्थान, एयूडी जैसे संस्थान या जामिया जैसे संस्थान, एएनयू, एचयू जैसे संस्थान जब बंद हो जाएंगे तब क्या होगा आपका। हम पब्लिक फंडेड एजुकेशन के पढ़े हुए लोग हैं जो चंद हजार रुपयों में अपनी ग्रेजुएशन कर चुके थे। आज जब लाखों में आपसे फीस वसूली जाएगी तो याद कीजिए किन के बच्चे हैं जो इन संस्थानों में पढ़ेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो 14 लाख रुपया पैसा पे करके आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं? शायद ही कुछ लोग गिने चुने लोग होंगे। ये इसके जरिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए दरअसल आपको इन शिक्षण संस्थानों से बेदखल करने की कोशिश चल रही है। इस देश में 1990 के बाद में दलित, पिछड़ा, आदिवासी का बच्चा इन संस्थानों में किसी तरीके से घुसने की कोशिश किया था, उससे पहले तो इन पर इनका हक नहीं था और जैसे जैसे इन संस्थानों में ये लोग आए, अब उनको बेदखल करने के लिए एक पॉलिसी के रूप में एक ड्राफ्ट लेकर के आपके सामने रख दिए, जिस पर कि कभी संसद के भीतर चर्चा भी नहीं की गई, टुकड़ों टुकड़ों में आपके सामने ला करके लागू कर दिया गया है। और इसके जरिए होगा क्या? कौन लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? आप याद कीजिए, जब आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ सके, जब आपको फोर्स किया जाएगा कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फिर आपको जरूरत पड़ेगी डिवाइसेस की, जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की, जरूरत पड़ेगी और तमाम तरीके के इक्विपमेंट
बाद हालत क्या होगी आपकी? इस देश का 16% आबादी ऐसा है जिसके पास आज भी बिजली नहीं है प्रॉपर तरीके से। क्या वो बिजली के अभाव में ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएगा? इस देश का 78% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप याद कीजिए, क्या वो 78% पॉपुलेशन इस देश के अशोका और गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाएगा जब ये संस्थान बंद हो जाएंगे? हम जानते हैं कि कौन लोग हैं जो इस शिक्षा व्यवस्था से, जो नया सिस्टम आ रहा है उससे बेदखल होंगे। वो हमारे लोग होंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां होंगी, हमारे समाज के लोग होंगे जिनको इन संस्थानों से बेदखल किया जाएगा। और वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं कि वो शिक्षा को अमीरों की वस्तु बना दे रहे हैं, उनका मुनाफे की दुकान बना दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो कुछ और भी कर रहे हैं, वो शिक्षा को जो है भगवा रंग में रंगने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए पूरे देश में जिस तरीके का शिक्षण संस्थानों में तांडव मचाया जा रहा है संघियों के द्वारा, उस तांडव को देखिए किस तरीके से जब लड़कियां हिजाब पहन करके स्कूल में जाती है, पढ़ने के लिए कॉलेजेस में जाती है, उनके हिजाब को छीना जाता है, उनको परीक्षा देने से रोका जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। यहां से जब ये जत्था पूरे देश में घूम रहा है तब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि संघियों, हम तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को डेमोक्रेटिक बना करके रहेंगे। आप याद कीजिए कौन सा शिक्षा व्यवस्था इस देश का हुक्मरान बना देना चाहता है? आप याद कीजिए कुछ दिन पहले जब इंद्र मेघवाल को एक मटका से पानी पीने पर, छू लेने पर उसको जान से मार दिया गया, यही लोग इसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था बना देना चाहते हैं जो चंद क्लास के लोगों के हाथ में, चंद कास्ट के लोगों के हाथ में वो शिक्षा हो और हमें इसी तरीके से इंद्र कुमार की तरह गला घोट करके मार दिया जाए। हमें वो रोहित वेमुला बना देना चाहते हैं, हमें एम्स अनिल मीना और बॉम्बे की मेडिकल कॉलेज की जो है पायल तड़वी बना देना चाहते हैं। लेकिन हम ना तो रोहित वेमुला बनेंगे ना पायल तड़वी बनेंगे। हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। ये इंश्योर हमें करना है कि इस देश का पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बचा रहे। और इसको बचाने के लिए हमें अगर देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, आज भी जाएंगे और इसके बाद भी जाएंगे। जिस तरीके से एजुकेशन को तबाह किया जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए साथियों कहा जा रहा है कि टीचिंग स्टूडेंट के लेवल पर तो एक लड़ाई अलग है, लेकिन टीचर्स के लेवल पर भी एक लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशन आपकी क्या होगी कि आपका संघ से कितना बढ़िया एफिलिएशन है, और इसी आधार पर आपको जो है यूनिवर्सिटीज में नौकरियां दे दी जाएंगी। आपकी नेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी पीएचडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी भर्तियां आपको संघ कार्यालय से चिट्ठियां मिल जाएंगी, आप जो है बीसी नियुक्त हो जाएंगे, आप प्रोफेसर नियुक्त हो जाएंगे। आज भी हो रहा है, आने वाले दिनों में ये होगा। वो कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री शुरू की गई थी, याद कीजिए किन लोगों को लेटरल एंट्री मिली, कौन से क्लास के लोग हैं वो लोग, कौन जात के लोग हैं, उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। आपको पता चलेगा कि किन लोगों की भर्तियां डायरेक्ट जो है सेक्रेटरी लेवल पर, डायरेक्टरेट लेवल पर हुई है। वही सिस्टम एनईपी के जरिए आपके इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका संघ से क्वालिफिकेशन बहुत है। और हम इसी के खिलाफ अपनी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आप याद कीजिए कि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल जब ऑनलाइन एजुकेशन जब शुरू हुई थी कोविड के नाम पर, और जिस तरीके से कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान देश भर में खुले, यहाँ दिल्ली के भीतर अलग अलग जगहों पर ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए, पीजी के एडमिशन के लिए, पीएचडी के एडमिशन के लिए, अलग अलग कोर्सेज के एडमिशन के लिए कोचिंग संस्थान खोले गए। उसमें हमारे विश्वविद्यालयों के लोग भी शामिल थे, सरकार के लोग भी शामिल थे। उन्होंने कुछ कॉलेजेस में तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें, उन्होंने अपने संस्थानों को कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बदल दिया, एडवर्टाइजमेंट निकाले। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशंस को, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कोचिंग संस्थान में बदलने की कोशिश की। हमारी साथी ने आईसी ने कहा था कि हंसराज कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की जमीन को गौशाला बनाने का काम किया था। इसी तरीके से लक्ष्मीबाई कॉलेज ने अपनी जमीन का इस्तेमाल यज्ञशाला बनाने के लिए किया। उन्होंने यज्ञ के लिए जमीन रिजर्व कर दी। वहां चल क्या रहा है, संघ की शाखाएं अलग कैंपस के अंदर लगती है और हम लोगों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इस चीज को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये संस्थान हमारे अपनी मेहनत, हमारे पुरखों की विरासत से बने हुए संस्थान है और इनको बचाने की भी जिम्मेदारियां हमारी।
साथियों, जब हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज याद करने की जरूरत है कि शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से हमारे देश को तोड़ने की साजिशें इस देश का हुक्मरान कर रहा है। आपने अभी यहाँ पर एक गाना गाया था और एक परफॉर्मेंस दी थी। आपको याद होगा फैज की नज्म के नाम पर कानपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर की गई। वो एफआईआर को भूलने की जरूरत नहीं है, उनको याद करने की जरूरत है कि शिक्षा के जरिए किस तरीके से एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि ये शिक्षण संस्थान एनईपी के बाद और भी ज्यादा उनके माउथपीस हो जाएंगे, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के सेंटर्स हो जाएंगे। और हमारे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनके मुखिया ने यही काम करने की कोशिश की और वो आज भी लगातार कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। सिर्फ पॉलिसी का मसला नहीं है, पॉलिसी के साथ साथ और भी तमाम तरीके की चीजें, तमाम हथियार हैं जिनके जरिए हमारे संस्थानों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि तमाम जगहों पर इस तरीके का काम चल रहा है। फैकल्टी के लेवल पर एनईपी का ड्राफ्ट प्रोफेसर नंदिता जी ने एक बात कही थी कि किस तरीके से चल रहा है। एक एकेडमिक जो क्रेडिट बैंक तो बनाया ही जा रहा है, टीचर्स के लिए भी उन्होंने कहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हुआ करेंगे। याद कीजिए, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन्हें हिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी होगी, वो जानते होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कभी जो है अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करते थे, उनकी कंपनी में हुआ करते थे। उनके दलाल लोग उनसे माफी मांग मांग करके आज कह रहे हैं कि हम आपके इंस्टीट्यूशंस में जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे। इससे ज्यादा सपना क्या होगा? वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना चाहते हैं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या करेंगे? वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। वो चेहरा देख करके, आपकी जात देख करके, आपका धर्म देख करके अपॉइंटमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी सैलरी देंगे, उसी हिसाब से आपको रखेंगे कि बाहर करेंगे, आपको प्रमोशन देना होगा कि डिमोशन देंगे, ये उसी आधार पर तय होगा। तमाम इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कहा है कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो जाइए, आप स्वतंत्र हो जाइए, आपको फ्रीडम है कि आप अपने आप को अलग कर लीजिए इंस्टीट्यूशन से। और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो लगातार एक चीज कहा जा रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश के, अगर हम लोग विश्वविद्यालयों के मामले में बात करें, टीचर्स फैकल्टी के हिसाब से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, 10 से 12 हजार टीचर्स इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं एक साथ में। और इसको तोड़ने के लिए लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ कुछ कॉलेजेस को कि आप यूनिवर्सिटी बन जाइए, आप अलग हो जाइए, आप ट्रेड यूनियन का पार्ट मत बनिए, आप इस पूरी प्रोसेस से अलग हो जाइए, आप अपनी दुकान लेकर के कहीं और चलाइए, हम आपको मान्यता देंगे। वो अलग से यूनिवर्सिटी बना करके उनको तोड़ देना चाहते हैं। आप याद कीजिए, आज से 3 साल पहले, कोविड से जस्ट पहले जब बजट आया था, तो एक यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट हुआ था जिसका नाम था जियो यूनिवर्सिटी। याद होगा शायद आप, जिसका पहली दफा हम लोगों ने नाम, इस देश की सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें पहली दफा उसका नाम हमने सुना था। और जिस दिन नाम सुना उसी दिन कहा गया कि इस इंस्टीट्यूट को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट धरातल पर कभी आया ही नहीं, जिसकी कोई इमारत नहीं, जिसकी कोई जमीन नहीं, जिसकी कोई वेबसाइट, एक ट्विटर का पेज तक जिसका नहीं है, उस इंस्टीट्यूट के लिए कहा गया कि आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वो अडानी की, अंबानी की कोख से निकला हुआ इंस्टीट्यूशन। और इसलिए वो कहते हैं कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होंगे। और हमारे इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता, पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहा गया कि अगर आपको ये तमगा चाहिए तो कर्ज लीजिए पहले हमसे, जितना आप कर्ज लेंगे उतना हम आपको फंड देंगे, तब आपको ये तमगा दिया जाएगा। जिस तरीके की पॉलिसी है, आप याद कीजिए कि किस तरीके से हरियाणा सरकार ने इसी साल कहा था कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उन्हें प्रति माह जो है 500 रुपया फीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उन्हें सरकार अपनी तरफ से 1000 रुपया देगी। यह हरियाणा सरकार का फरमान है, यह हमारा नहीं है। आप जाकर के सरकारों की वेबसाइट चेक कीजिए, ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट है, एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पर है? अंबानी के नाम पर, बायजूस के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर रखे, जिस तरीके से किसान बिलों से पहले अडानी ने जो गोदाम बना दिए थे किसानों के लिए, जो है जमीन और फसल को इकट्ठा करने के लिए, उसी तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट्स पहले से करके रखे हुए हैं कि किस तरीके से अपने जो कुछ दोस्त हैं उनको मुनाफा को बढ़ाया जा सके। आप याद कीजिए, इसी साल जब गुजरात असेंबली के भीतर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया गया था और वो यूनिवर्सिटी अडानी के लिए बनाई गई थी, जिसकी चेयरमैन खुद जो है अडानी की मैडम प्रीति अडानी है, और उससे जब एक सभा
इंस्टीट्यूशन जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से नॉलेज और जो है लेबर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम समय के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक लेबर प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको जो है मजदूर बनाने के लिए तैयार की गई है, ताकि आप सस्ती मजदूरी में, कम पैसों में फैक्ट्री के लिए मजदूरी का काम कर सके, उनके लिए खट सके। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसे अंग्रेजी हुकूमत आई थी एक कंपनी लेकर के, वापस उसी कंपनी की तरफ धकेल दिया गया। आपको याद करने की जरूरत है, पिछले 3 साल के भीतर कोविड और उसके बाद के दौर में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं। लेकिन हमारे देश का हुक्मरान किसी एक की जो है नुमाइंदगी में लगा है, उसकी सरपरस्ती में लगा हुआ है, और उसका मुनाफा देखते देखते हमने देख रहे हैं कि दुनिया का 3रे नंबर का अमीर बन गया। एक तरफ लोग भुखमरी के कगार पर है और हमारे निजाम के दोस्त जो है लगातार उनकी संपत्ति बढ़ रही है। इस बात को समझने की जरूरत है साथियों कि किस तरीके का हमला एजुकेशन के साथ साथ हमारे देश के गरीबों के ऊपर, शोषितों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आदिवासी और दलितों के ऊपर हो रहा है। और जब बात चलिए तो याद कीजिए कि इस देश में तमाम पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिस तरीके का कॉर्पोरेट हमला हमारे देश के लोगों के ऊपर है, शिक्षा के साथ साथ याद कीजिए 1,80,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने दे दिया गया, राजस्थान सरकार से छीन करके, ताकि चुनाव के दौरान फंडिंग ली जा सके। छत्तीसगढ़ का आदिवासी पिछले 1.5 साल से किसान आंदोलन की तर्ज पर जंगल में सिलगेर के भीतर बैठा हुआ है, हसदेव के भीतर बैठा हुआ है, ताकि उन्हें अपनी जमीन बचा सके, जैसे कि आप यहां दिल्ली के भीतर बैठे हुए हैं कि आप अपनी शिक्षा बचा सके। लेकिन हमारा निजाम हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहा है। इसलिए जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको भी याद करने की जरूरत है, किसान आंदोलन को साथियों को भी याद करने की जरूरत है, और मजदूरों को याद करने की जरूरत है साथियों कि जिस तरीके का हमला हमारे ऊपर हो रहा है। आप याद कीजिए, आपके पोस्टर में था कि आप संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान के ऊपर जिस तरीके का हमला है, हमारे देश की पार्लियामेंट के भीतर प्रियम्बल को बदलने के लिए प्राइवेट बिल लाया जाता है। आप समझ सकते हैं किस तरीके की साजिशें हैं कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने के लिए प्राइवेट बिल पेश किए जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इसी देश के भीतर, इसी जो है संसद के कुछ बाहर, पिछले कुछ 1 से 2 साल पहले हमने देखा कि संविधान की प्रतियां जलाई गई थी। हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के संविधान को बदल देना चाहते हैं, इस देश की एजुकेशन पॉलिसी को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी जगह प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनकी दुकानें बना देना चाहते हैं। हमें ये बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो बीजेपी है और वो आरएसएस के लोग हैं साथ। बिल्कुल हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये देश को तोड़ने वाली साजिशें अपने मंसूबों में नाकामयाब नहीं हो जाती और हम अपने देश के संविधान को नहीं बचा ले जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, गुल जोहार।